जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम एक तरह से पूरी पॉलिटी का जो एमसीक्यू है, इसके अंदर कितने एमसीक्यू हैं 290 290 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। इन सभी का हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। आपका कोई भी एग्जाम होने वाला है और उसके अंदर आपके एग्जाम के अंदर पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है, तो ये आपको एक तरह से रामबाण साबित होगी। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से उठकर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास शुरू। क्लास बड़ी बेहतरीन होने वाली है। तो क्लास अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो शुरुआत के अंदर ही लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो करते हैं क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद की अगर हम बात करें किस किस से बनती है? केवल लोकसभा द्वारा? नहीं। कि राज्यसभा एक लोकसभा द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा हमारी संसद बनती है। इनका अगर हम बात करें, संसद का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है? तो ये चीज बड़ी सरल है, याद रखना सरल से, ठीक है। संसद 79 के अंदर, राज्यसभा 80 के अंदर और लोकसभा 81 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसके अंदर हमको क्या बताना है? गलत बताना है। गलत की बात करते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करते हैं? संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसके सदस्य इसका क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के संबंध में याद रखना, राज्यसभा वाली योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए और राष्ट्रपति से संबंधित पूछे तो लोकसभा, ठीक। आगे बात करते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो पीछे भी कर चुके, बेसिकली कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्या होगा? इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर रहने वाला। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल की अनुमति है? मतलब कितना समय मैक्सिमम रह सकता है 2 सदनों के बीच? तो कितना? 6 माह से अधिक उनके बीच क्या नहीं होना चाहिए? अंतर नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। इसके अंदर सही उत्तर का चयन करना है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर पारित करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों के अंदर क्या हो? मतभेद हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? केवल और केवल ऑप्शन 4। और संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करें तो अब तक 3 बार हो चुका है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबंध कैसे है भाई? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो बात करते हैं हम किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक के अंदर, वित्त विधेयक के अंदर, साधारण विधेयक के अंदर, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर। तो याद रखना, जो 1, बी और डी है इनके अंदर तो कभी नहीं होती, और जो साधारण विधेयक है इसके अंदर क्या होती है? संयुक्त बैठक हो सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
क्वेश्चन नंबर 7 है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बात करते हैं साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए बैठक बुलाता कौन है? तो बैठक बुलाने का जो काम है वो किसका है? राष्ट्रपति का है। और लेकिन जो इसकी अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट है ना, ये हम हमारी जो ऑफलाइन एकेडमी है अम्बिशन क्लासेज के नाम से है शिवानी के अंदर, वहां पर हम टेस्टों को लेते हैं इनको। तो हम हर सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट। तो आगे से क्या करेंगे हम, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर वो हेल्पफुल रहेगा टेस्ट, वो हम कंप्लीट टेस्ट का सॉल्यूशन आपको परमानेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सैटरडे को याद रखना, ठीक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जब बुलाए तो ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया। लोकसभा में राज्यसभा में मतभेद होने पर ये बिल्कुल सही है। संसद का सत्र शुरू होने पर बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर नियमन होता है। तो संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी बैठक के साथ साथ क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, तो ये बिल्कुल भी नहीं। संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, बिल्कुल भी नहीं। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मतभेद होने पर क्या होती है? जो संसद की संयुक्त बैठक है उसको बुलाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को खालिस्तान के द्वारा सुलझाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? संसदीय प्रणाली को भारत की देन है वो अगर हम बात करें तो वो कौन सी प्रथा है? शून्यकाल। कौन सी है? शून्यकाल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, संसद के किसी संसद की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? तो वो कितने हो गया? 60 दिन, ठीक, याद रखना 60 दिन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो वो कितनी है? 3 बार। याद रखना, बड़े लोग किसके अंदर चलते हैं? BMW, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन, ठीक, ये तीनों चीज याद रखना। तो 3 बार इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का क्या रहेगा हमारा? जो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल। और दोनों सदनों के बीच जो अंतर है वो कितने दिन से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर, जो आंसर की है उसके अंदर 2 बार माना है, लेकिन हम इसको एक बार क्या रखते हैं? डाउट के अंदर रखते हैं क्वेश्चन को, लेकिन होना चाहिए इसका 3, लेकिन आंसर की के अंदर इसको 2 बार माना है। किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये क्या होगा? बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो बिल्कुल सही आंसर है। 14 का जो आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा, तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर केवल 2 को मानना है सही। तो हम इसका क्या आंसर करेंगे? तो ये एक बार, ये भी मेरे हिसाब से जो होना चाहिए इसका आंसर वो 1 और 2 दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके अंदर केवल 2 दे रखा था। तो राष्ट्रपति है
वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वो किसी लाभ के पद पर रह सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक होता है वो। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन की निर्णय की अगर हम बात करें वो कौन तय करती है? संसद तय करती है। ठीक है, कौन तय करती है? संसद तय करती है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक या गणपूर्ति? तो इसकी अगर हम बात करें तो वो कितना ही होता है? 1/10। यानी वर्तमान के अंदर कितने सांसद है? 550। ठीक, पहले 552 थे। दो जो एंग्लो इंडियन वाले थे उनको 104वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा हटा दिया गया था और SC ST की सीटों के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था 10 साल के लिए। तो इसके लिए कितनी जरूरत होती है? फिर 55 सदस्यों की जरूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संघीय सरकार। क्या बोलते हैं? संघीय सरकार। आगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खालिस्तान के अधीन रहकर कार्य करती है। ये किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये न्यायपालिका। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा वो केस केशवानंद भारती केस, उसके अंदर उस समय इंदिरा गांधी ने जो संविधान पर अतिक्रमण करने की सोची थी उसके बाद उन्होंने जो लैंडमार्क डिसीजन दिया था, सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया था, याद रखना। आगे बात करते हैं भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? यानी धन को निकालने के लिए किसकी सहमति जरूरी होती है? तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका सही आंसर क्या रहेगा? संसद की। संचित निधि संसद के हाथ में होती है और जो आकस्मिक निधि होती है वो किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में। याद रखना, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष की अगर हम बात करें वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति पद्धति में राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति पद्धति की अगर हम बात करें तो वो किसके अंदर होती है? राष्ट्रपति के अंदर। लेकिन भारत के अंदर क्या है? तो किसके हाथ में होती है वो? राष्ट्रपति के हाथ में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए व्यक्ति की? तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सब के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आगे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है। किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा है वो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कौन सा है? 71। ठीक, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये किसके चुनाव में अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में, PR विद STV। ठीक, याद रखना। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत के प्रयोग की अगर हम बात करें कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगर मत बराबर हो जाते तो कौन
करता है राष्ट्रपति, उसके बारे में फिर क्या करता है, डिसीजन देता है, अपना अपना जो निर्णायक मत है वो डालता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो ये कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है। इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो कौन कौन होते हैं, स्थानीय संसद, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक, जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वही शामिल इसके चुनाव के अंदर शामिल होते हैं, मनोनीत इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो दोनों सदन उसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो वो कौन करते हैं, उनके बारे में याद रखना, कौन करते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की अगर हम बात करें तो यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा उनके ऊपर क्या लगाकर, महाभियोग लगाकर। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक, याद रखना, उपराष्ट्रपति को। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, तो उसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एक व्यक्ति और थे, कौन थे वो, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और ठीक, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कौन दिलवाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को भी कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल को भी कौन दिलवाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और बात करें हम जो उपराष्ट्रपति, उसको भी कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। और दिल्ली के जो सीएम होते हैं उसको भी शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति, ठीक। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो किसे सौंपता है, ये उपराष्ट्रपति को, ठीक, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए, तो ये भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर, ठीक, 6 माह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति की अगर हम बात करें कौन थे, तो वीवी गिरी, ठीक, याद रखना, वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है, नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध तो नहीं चुने गए थे, इनके विपक्ष के अंदर लगभग 36 नामांकन आए थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उस समय क्या करवा दिया, उन सभी को रद्द करवा दिया गया था, ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति मतलब कहां से थे, प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो कौन से राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, उसकी अगर हम बात करें कहां से आते थे वो, तो वो आते थे हमारे बिहार से, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, बिहार से। और चंपारण जो आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी जी उनके आग्रह पर वहां पर गए थे, ठीक है, याद रखना ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, कौन सा वह भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो इसकी अगर हम बात करें तो कौन सा नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, ये नहीं है भाई, ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते ये भी है,
भारत के उच्चतम न्यायालय ये भी है, भारत के राष्ट्रपति ये भी है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का नहीं है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सा राष्ट्रपति था? तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, किसकी नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नहीं करता है, बल्कि ये संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, एक महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 46 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी करता है, सेना प्रमुख की भी। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की नहीं करता है। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर नहीं रह सकता? इसकी अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो उसकी अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? राज्यपाल। कौन रहेगा? राज्यपाल रहेगा। और चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें, इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, जब तक सरकार बहुमत में है और जो संसद का पहला सत्र होता है उससे ठीक पहले तक। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश, इसकी भी क्या है? 65 वर्ष अधिकतम। ठीक, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल की अगर हम बात करें तो किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? भारत के राष्ट्रपति की। ठीक, भारत के राष्ट्रपति की। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी वर्तमान के अंदर क्या है? भारत की वित्त मंत्री हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह क्या नहीं कर सकता है? क्षमा प्रदान करे, न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो क्या नहीं है उनको? जो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। समाधान भी कर सकता है, आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। आर्टिकल पूछे आपसे तो 352, 356 और 360। और अध्यादेश की अगर हम बात करें तो 123 आर्टिकल। ठीक, आगे बात करते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श लेने का अधिकार किसको है भाई? किसको है? तो इसकी अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रपति। क्या रहेगा? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? व्यक्तियों के नामांकन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन करता है? 51 के आंसर की अगर हम बात करें तो कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखना, राष्ट्रपति। ठीक, वर्तमान के अंदर जो विदेश सचिव है भारत के वो कौन है? तो वो है राजीव गोवा। ठीक, याद रखना कौन है? सॉरी, विदेश सचिव वर्तमान के अंदर विनय मोहन क्वात्रा। ठीक, विनय मोहन क्वात्रा है, याद रखना, वो थोड़ा गलती से हो गया था, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों को सुशोभित किया था। 52 के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा, एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। ठीक। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा सत्र को बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा बैठक आहूत करना। तो जो 53 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो क्या रहेगा, इसके अंदर गलत बताना है तो वो इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक। विदेशी देशों के लिए सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारतीय के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रतिवर्ष जो संसद का पहला सत्र होता है, संसद का जो पहला सत्र होता है। ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1 और 2 दोनों। ठीक। युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है? तो कौन करता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो घोषणा करता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो 57 का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट वीटो और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सी थी? तो वह कौन सी थी, जो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें उस समय कौन थे, राजीव गांधी। ठीक, राजीव गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो अब तो इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन ही क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? इसकी अगर हम बात करें कौन ग्रहण करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो करेगा। ठीक। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या कर सकता है, विधेयक को अनुमति देगा। भाई अनुमति देना उसके लिए क्या है, बाध्यकारी काम है, तो उसको अनुमति देनी पड़ेगी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? भाई राष्ट्रपति का ये जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो इनका कौन सा अधिकार है? तो वो इनका विधायी अधिकार है। भाई क्या है, विधायी अधिकार। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इनकी अगर हम बात करें किन किन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो योजना आयोग, वित्त आयोग का अध्यक्ष की जाती है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष बिल्कुल भी नहीं, ये तो वैसे भी गलत हो गया। संघ राज्य क्षेत्र के ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो ये हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है पर इसके महाभियोग के अधिक्रमण का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है, कौन नहीं है?
तो इसकी अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, राज्य की विधानसभाएं। ठीक, क्या रहेगा, राज्य की विधानसभाएं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है, जो 65 का जो आंसर रहेगा हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देश का नागरिक हो। इसके अंदर भी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा हो ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संसद सुने जाने की योग्यता हो, 35 वर्ष हो, देश का नागरिक हो, लेकिन भारत के अंदर जन्म लेना उसका आवश्यक नहीं है। जन्म उसने कहीं भी लिया हो, लेकिन भारत का नागरिक इस समय अगर बन रहा है वो, तो उस समय इसका नागरिक होना जरूरी है। तो इसके अंदर इन्होंने माना देश का नागरिक हो, ये गलत, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो पढ़ा लिखा न हो, ये इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह जो विधान परिषद है उसका सदस्य हो। ठीक है, जो उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक, उच्च सदन जिसको हम बोलते हैं, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 67 का बी, ए और दो दोनों। ये पीछे भी आ लिया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां भी इसको देख लेना आप, जो बिल्कुल मैं बता रहा था ना आपको, ये दोनों इसके क्या रहेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत जो गणतंत्र है इसका की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जैसे ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन की जो महारानी है, पहले महाराजा थे, उसके बाद ऐसे वंशानुगत शासन चलता है। लेकिन वर्तमान के अंदर भारत के अंदर क्या है, यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत न होकर क्या है, चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक, याद रखना। तो 69 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के अंदर सदस्य कौन कौन होते हैं, 70 की अगर हम बात करें तो कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, विधान परिषद के चुने गए सदस्य। तो 1, 2 और 3, जो हमारा सी है वो क्या रहेगा, 70 का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, तो ये किसकी ली जाती है, सर्वोच्च न्यायालय। प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था, इसकी अगर हम बात करें 72 की, 72 का हमारा जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 12वां। क्या रहेगा, जो 12वां क्रम था इनका। ठीक, वर्तमान के अंदर कौन सा है, ठीक, और राष्ट्रपति का है 15वां। याद रखना, जगदीप धनखड़ जी। 12वें के बाद प्रतिभा देवी पाटिल के बाद कौन बनते हैं, और उसके बाद वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जी के बाद कौन बनते हैं, जगदीप धनखड़ जी। ठीक, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाता है, तो 73 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा,
जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर दे, अपनी सहमति दे दे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है भाई? किसे है? तो वो किसको है? संसद को, महाभियोग के द्वारा। ठीक, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो वो कौन थे कूटनिरपेक्ष आंदोलन के? ज्ञानी जेल सिंह। ठीक, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक, नॉन अलाइंड मूवमेंट भारत यूगोस्लाविया इन्होंने मिलकर बनाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, कौन चुने गए थे? तो कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में कौन है भारत की राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन नंबर 77। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो किसको है? संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को है। ठीक, आगे बात करते हैं। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद के निर्णय की अगर हम बात करें 78, लाभ का जो पद है उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ठीक, लाभ का पद का कोई विशेष वर्णन तो नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी के बारे में कह रखा है। सरकारी नौकरी जो होती है उसको हम लाभ का पद मानते हैं। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? 1/10। ठीक, 1/10। राज्यसभा की बैठकों का सभापति तो कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। याद रखना, कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या करते हैं? अवकाश प्राप्त करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहां पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो वो केवल राज्यसभा के अंदर। कहां पर? केवल राज्यसभा के अंदर। 83 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? तो 84 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। ठीक, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा था? मोहम्मद हामिद अंसारी की अगर हम बात करें 85 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या था? 12वां। ठीक, 12वां। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि कुल सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इसे विघटित नहीं किया जा सकता। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो बी और सी इसका रहेगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? कौन करता है? जो 88 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन भी किस प्रकार से होता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये करता है जनसंख्या के ऊपर। ठीक, जनसंख्या का। राज्यसभा में
किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये किसकी है? उत्तर प्रदेश की है 30। निम्न लिखित राज्य युगों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? कौन से राज्य हैं तो इनके अंदर जिनको कि समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो इसकी अगर हम बात करें 94 का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस हो गई, आईपीएस हो गई, 3 सेवाएं आती है इसके अंदर, और आईएफएस हो गई। ठीक, ये तीनों सेवाओं का जो सर्जन करने का काम है वो कौन करती है? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है भाई? किसको है? तो वो है राष्ट्रपति जी को। किसको है? राष्ट्रपति जी को। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो ये इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है 97 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? किसकी कौन करता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? राज्यसभा को लोकसभा तो क्या है इसका? नई अखिल भारतीय सीमाओं का गठन करना। 99 का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 100 है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 14 दिन। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में सक्षम की अगर हम बात करें तो कौन है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। जब किसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको नामित करने का अधिकार किसको है? तो वो किसको है? भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? किसके अंदर राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो अध्यक्ष के निर्वाचन में। अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की क्या नहीं होती है? कोई भी भूमिका नहीं होती है। किसके अध्यक्ष के निर्वाचन के अंदर? जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके अध्यक्ष के निर्वाचन के अंदर यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन 104 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग। ठीक, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान की अगर हम बात करें लोकसभा के जो प्रभावी सदस्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ये दे रखा है 545, ये गलत है, लेकिन अब कितना है? अब है 543, यानी 543 है, क्योंकि दो जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था
उन सदस्यों को अब हटा दिया है एंग्लो इंडियन वालों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 543। अधिकतम की अगर पूछे तो कितना हो गया फिर 550। ठीक, आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता था? है नहीं, अब इसके आगे हम क्या लगा देंगे, था लगा देंगे। तो याद रखना 104वां संविधान संशोधन 2019, जिसके अंदर क्या होता है, जो लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्य नॉमिनेट करता था, उनको बंद कर दिया गया और जो SC ST है उनकी सीटों का रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 106 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अनुच्छेद 331। ठीक, अनुच्छेद 331। 330 के अंदर क्या है, जो SC ST है उससे संबंधित है। आगे है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो कौन थी, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त। आगे बात करते हैं, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो बात करते हैं यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो यह 2026 तक। कब तक रहेगा, 2026 तक। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के प्रथम आम चुनाव की अगर हम बात करें तो कब होता है, 1952 के अंदर। ठीक, याद रखना 1952 के अंदर। आगे है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन है वो? तो उसकी अगर हम बात करें कौन सा संविधान संशोधन है वो, 7वां और 31वां संविधान संशोधन। ठीक, ये कब कब होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखना BMW। बी से क्या हो गया, बजट सेशन, M से मानसून सेशन और W से क्या हो गया, विंटर सेशन। 3 सेशन साल के अंदर होते हैं। किस राज्य का लोकसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किसका है, तो वो है यूपी का। ठीक, लोकसभा की अगर हम बात करें तो कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो कितनी सीटें हैं, 31 है या 32, कन्फर्म करके बताना। ठीक, आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये लोकसभा की सीटों के बारे में पूछ रहा है कि भाई किस राज्य के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो कौन सा नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है इसके अंदर। ठीक, आगे है, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा को अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी निर्धारित की गई थी? 115 का जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, 545। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, 543। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। झारखंड की अगर हम बात करें तो कुल संख्या कितनी है, 20। ठीक, कितनी है, 20। हरियाणा की अगर हम बात करें तो कितनी है, 10। ठीक, दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर कितने हैं, 7। ठीक, आगे बात करते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? तो किसके पास थी, भारत के राष्ट्रपति के पास। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 331। ठीक, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों आवंटित की गई है? तो ये की गई है जनसंख्या के आधार पर। और जो संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे उनके लिए भी सीटें कैसे निर्धारित थी, 10 लाख लोगों पर 1 सीटें थी। ठीक, आगे बात करते हैं 119। वर्तमान में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन है वो किस पर आधारित है,
तो वो है 1971 की जनगणना पर। आगे है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था। तो ये किस सन के अंदर किया गया था, ये किया गया था 1972 के अंदर, ठीक, याद रखना 1972। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधान परिषद के लिए भी और विधानसभा के लिए भी कितनी, 25 वर्ष। 21 वर्ष की अगर हम बात करें तो जो लोकल गवर्नेंस है उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, संसद का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक कब पारित होना होता है। तो ये कब पारित होना होता है, 123 की अगर हम बात करें, जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, ठीक, साधारण बहुमत द्वारा। शून्यकाल की अगर हम बात करें, शून्यकाल पूरे जो विश्व को देन है वो किसकी देन है, भारत की देन है, ठीक। जो शून्यकाल की अवधारणा वो किसकी देन है, भारत की देन है। और बात करें हम शून्यकाल क्या है, शून्यकाल की अगर हम बात करें तो ये क्या है शून्यकाल, तो शून्यकाल हो गया जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है शून्यकाल के अंदर, ठीक है। लोकसभा का एक सत्र वर्ष के न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, न्यूनतम की अगर हम बात करें तो कितनी बार बुलाया जाता है, 2 बार, ठीक, न्यूनतम 2 बार और 3 बार बुला सकते हैं हम साल के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो किस युग्म के अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं वो समान हैं, तो वो होगी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये वैसे ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम के अंदर तो नहीं पूछे जाते, लेकिन अब की बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी सीएससी का, उसके अंदर जरूर पूछा गया था एक क्वेश्चन ऐसे ही। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 543, याद रखना कितनी है, 543 वर्तमान के अंदर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश के बाद किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो बात करते हैं हम किन का है, महाराष्ट्र और बिहार, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान की अगर हम बात करें किसका है, महाराष्ट्र का, ठीक, महाराष्ट्र का। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो बजट के अंदर जो ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती है किसके पास, लोकसभा के पास, ठीक। आगे निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया है, तो कौन सी थी वो, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो वो 5वीं, ठीक, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय की बात है ये, ठीक। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको हो, तो ये राष्ट्रपति को है, ठीक। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारत ये धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो चुनाव किसके द्वारा किया गया था, 134 की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के एक पद साथ खाली हो जाए तो उनके पर कौन अस्थायी तौर पर काम करेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, राष्ट्रपति के वेतन की अगर हम बात करें तो कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक, याद रखना 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं, तो कौन कौन भाग लेते हैं,
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक, याद रखना, दिल्ली और पुदुचेरी। आगे बढ़ते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है, मतलब ये काम किसका है? तो इसकी अगर हम बात करें तो किसका है? ये राष्ट्रपति का, क्योंकि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? भारत का महामहिम राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कई बार बनाया जा सकता है, कितनी भी बार कोई सीमा नहीं है। जबकि यूएसए की अगर हम बात करें वहां पर केवल 2 बार, याद रखना, और वहां पर कार्यकाल भी कितना होता है? 4 वर्ष का। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेता? तो कौन नहीं लेता? विधान परिषद। ठीक, याद रखना, कौन नहीं लेता? विधान परिषद। आगे बात करते हैं। भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों को समय के अनुसार, समय के अनुरूप पहले से बाद का सही क्रम बताना। भाई सबसे पहले कौन आएगा? भारत के 3 राष्ट्रपतियों की अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन आ गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फिर राधा कृष्णन जी और फिर जाकिर हुसैन जी। तो 20 का क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें कितनी है? 40। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर कितने हैं? 143 के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 11, यानी 11 सीटें हैं। ठीक, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। कब भंग कर सकता है? तो बात करते हैं मैं कब भंग कर सकता है ये? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा का नेता होता है, कौन होता है लोकसभा का नेता? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, और विपक्ष के नेता की अगर हम बात करें, विपक्ष का नेता कौन बन सकता है? जिसके पास 1/10 सीटें हों, यानी जिसके पास 55 सीटें हों, वो विपक्ष का नेता बन सकता है वर्तमान में। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। क्या प्राप्त न हो? तो बात करते हम वेद मतों का 1/3, वेद मतों का 1/4, वेद मतों का 1/5। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्त बिल है वो कहां पर प्रस्तावित हो सकता है? तो वो केवल लोकसभा के अंदर। कहां पर? केवल लोकसभा के अंदर। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 148 की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 20। 20 क्या रहेगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक, 20। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लद्दाख। ठीक, लद्दाख है, लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में केवल अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो किस राज्य के अंदर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी के अंदर नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है, लेकिन इसका जो आंसर इन्होंने माना 552,
तो 550 कर लीजिएगा इसको, ठीक है, 550। भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। किसकी अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं? तो 153 का जो करेक्ट आंसर रहेगा मंत्रिपरिषद, ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो कौन करता है? भारत का महामहिम राष्ट्रपति। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो वो किसका नेता होता है? निम्न सदन में बहुमत दल का। निम्न सदन का मतलब लोकसभा, लोकसभा का मतलब लोकसभा, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। वर्तमान के अंदर ये बताओ आप, राज्यसभा के अंदर सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो कौन है वो? पीयूष गोयल जी, ठीक, पीयूष गोयल, याद रखना। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसके लिए जो कम से कम न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर मेंबर किससे है? लोकसभा से है। और वैसे अगर राज्यसभा से कोई चुना जाता है तो उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो 157 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये। और चुना जाना हो अगर राज्यसभा से तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री कहां से होते हैं? आमतौर पर की अगर हम बात करें तो लोकसभा का सदस्य। वैसे 3 प्रधानमंत्री, 4 प्रधानमंत्री ऐसे रह गए हैं जो कि कहां से थे? राज्यसभा से, ठीक। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो वो क्या नहीं कर सकता? वे अविश्वास की स्थिति में अपने पक्ष में क्या नहीं कर सकते? वो वोट नहीं दे सकते, ठीक। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों, तो इसका जो बात करें हम बिल्कुल ए ही करेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों सदनों से अपने मंत्रियों का वो क्या कर सकता है? निर्वाचन, चयन कर सकता है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो किस प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था? 162 के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो कौन थी वो? इंदिरा गांधी। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा था। किसके त्याग पत्र देना पड़ा था? तो वो देना पड़ा था चौधरी चरण सिंह जी को भी, चंद्रशेखर को और एच.डी. देवगौड़ा, तो उपयुक्त सभी को। 163 का क्या रहेगा करेक्ट आंसर? उपयुक्त सभी। संघीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? 164 की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक शक्तियां किसके अंदर होती है? प्रधानमंत्री के अंदर। संघीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश के अंदर विकसित की गई थी? तो ये की गई थी ब्रिटेन के अंदर, ठीक, ब्रिटेन के अंदर। और ब्रिटेन के अंदर जो वहां का राजा होता है वो क्या होता है? वंशानुगत होता है। जिसको वहां के लोग राष्ट्रपति भी मानते हैं वो क्या होता है? वंशानुगत होता है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। किसके अंदर निवास करती है? तो ये करती है प्रधानमंत्री में, ठीक। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री किस दल ने दिए थे? तो ये दिए थे समाजवादी जनता पार्टी। समाजवादी जनता पार्टी ने, समाजवादी जनता पार्टी, हाँ ये इसका। भारत का प्रधानमंत्री हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है।
भारत का प्रधानमंत्री हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है? नहीं, ये भी नहीं। सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं, इसका क्या रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? जो बहुमत में होती है पार्टी, उसका क्या होता है? वो नेता चुना जाता है, नेता सत्ता पक्ष। ठीक, आगे बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 169। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक, राष्ट्रपति के प्रति। 169 का जो करेक्ट आंसर रहेगा। और वास्तविक रूप से पूछे तो किसके प्रति होता है? लोकसभा के। ठीक, याद रखना। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। मंत्री किसके उत्तरदायी होते हैं? तो ये किसके उत्तरदायी होते हैं? केवल लोकसभा। क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है उसका लोकसभा के अंदर बहुमत होना बहुत जरूरी है। अगर लोकसभा के अंदर उसका बहुमत नहीं रहा तो सोच लेना सरकार क्या है? अल्पमत में है, और उसको क्या करना पड़ेगा? फिर त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसी के साथ अगर बजट प्रस्तुत नहीं कर सकता, बजट प्रस्तुत नहीं हो रहा, तो भी सरकार को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर बजट लीक हो जाए तो भी क्या करना पड़ेगा? फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। भारत के किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कितने दिन तक? 6 माह तक, यानी 6 महीने तक वो क्या कर सकता है? मंत्री बन सकता है। मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? किसी एक सदन का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसका सदस्य होना उसके लिए बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव भारत के अंदर मंत्री परिषद रख सकती है? तो वो कौन सा प्रस्ताव होता है? विश्वास प्रस्ताव। ठीक, विश्वास प्रस्ताव। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल हो गया? वो आर्टिकल हो गया 75। ठीक, 75। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये करते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक, मंत्रिपरिषद। ठीक है। और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है? ठीक। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो कौन सा हो गया ये? 176 की अगर हम बात करें तो सदन का विघटन। ठीक, सदन का विघटन। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल के गठन की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल का जो गठन है वो कौन करता है? 177 की अगर हम बात करें तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रीगण। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कौन नहीं रहे इनमें से? तो बीडी जत्थी। सरदार पटेल सबसे पहले। एल.के. अडवाणी जी कब हुए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? राजनीतिक शब्दावली के अंदर शून्यकाल के अर्थ की अगर हम बात करें तो कौन सा हो गया? स्थगन काल। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है ये? मंत्री परिषद। ठीक, याद रखना, मंत्री परिषद। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के भीतर संसद का क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना जरूरी है।
उसके लिए ये बाध्यकारी है। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो किसके प्रति ये सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? लोकसभा। ठीक, लोकसभा। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक जो कार्यपालिका है वो कौन है? तो वो है मंत्री परिषद। ठीक, मंत्री परिषद। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बात करते हैं, सही पूछा है भाई, भारत के संविधान में उपबंध के संबंध में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के प्रति आसीन सदस्य होंगे। लोकसभा के सदस्य क्या होंगे? आसीन होंगे। तो देखते हैं, तो लोकसभा के होना कोई जरूरी नहीं है, तो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा की। तो ये क्या हुई? स्टेटमेंट गलत। ठीक, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, तो न तो एक न दो। ठीक, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रालयों की संख्या कितनी होगी? 36। तो बात करते हैं हम 185 का, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है? केवल 1। दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसका जो आकार क्या कर रखा है? तो मंत्री परिषद का 1/, कितना? 15% मंत्री परिषद का। ठीक, जो सदस्य हैं उनका कितना कर रखा है? 15%। आगे बढ़ते हैं 186। संघीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो 186 की अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। तो केवल 2 इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं? वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो कौन भारत के? तो प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। ठीक, अविभाजित भारत के, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अविभाजित भारत के, अविभाजित भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अंतिम कौन थे? तो ये आपको बताना है। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? लियाकत अली खान। लियाकत अली। ठीक, लियाकत अली। आगे बात करते हैं, इसके अंदर ये जो हैं सभी रह चुके हैं भाई। वीपी सिंह भी, आर वेंकट रमन, वाईवी चौहान और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ये सभी रह चुके हैं। और तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ये मेरे दिमाग से निकल गया था क्वेश्चन, क्योंकि आगे ऑप्शन नहीं देखे ना इसके। तो 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बात करते हैं 188। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट का अधिकार नहीं है। तो वो कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 76। और वर्तमान के अंदर कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। ठीक, आर वेंकट रमनी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान के अंदर किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का। ठीक, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
लोकसभा का जो अस्थायी कई या प्रोटेम स्पीकर का कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? तो महान्यायवादी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। एक तरह से राष्ट्रपति इसका क्या है? माई बाप है। अगर ये राष्ट्रपति चाहे तो इसको हटा सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर क्या करता है? काम करता है। ठीक। आगे बात करते हैं 195। भारत का सोलिसिटर जनरल होता है। भारत का जो सोलिसिटर जनरल होता है वो क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी। ठीक। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है? वकील होता है। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 196। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है? तो ये किसमें है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक। CAG वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र GC मुर्मू। ठीक। GC मुर्मू। आगे बात करते हैं भारत को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम किसका है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक। आगे बात करते हैं निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 98। लोकसभा अध्यक्ष में के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के संबंध की अगर हम बात करें तो कौन सा कथन इनके अंदर सही नहीं है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है भाई? कौन सा कथन करेक्ट है? यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। तो यही इसका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक। याद रखना, जीवी मावलंकर। इनको क्या जाना जाता है? लोकसभा के पिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। 199 की अगर हम बात करें तो कौन? जीवी मावलंकर, और इनको लोकसभा के पिता के नाम से भी जाना जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य, जिसको हम ठीक। और वैसे प्रोटेम स्पीकर भी कौन बनता है? लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है वही उसके क्या करता है? अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, प्रस्ताव पारित करके उसको क्या पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक। लोकसभा के सदस्यों द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? 203 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। जबकि बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। ठीक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये ऊपर वाला और ये दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम ही है। तो लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इसका विनिश्चय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक। लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष, दो सौ छह की अगर हम बात करें, लोकसभा अध्यक्ष क्या है? राष्ट्रपति ये भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, जो संसद के सदस्य होते हैं उनके द्वारा इसको चुना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत का जो मुख्य परामर्श विधिदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। ठीक, ये 207 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। लोकसभा महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 209 की अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 209 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। कौन करेगा? स्पीकर करेगा भाई। ठीक, स्पीकर। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? प्रथम स्पीकर की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? के.एम. हेगड़े। के.एम. हेगड़े। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो वो कौन है? ओम बिरला, जो कि कोटा बूंदी सीट से क्या है? सांसद हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? इनमें से कौन 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे? तो बलीराम भगत। बलीराम भगत, याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की नीलम संजीव रेड्डी ने, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, ये यूपीएससी जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था, एक बार यूपीएससी लेती है ईपीएफओ का एग्जाम, उसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? इनमें से पूछ रहा है भाई कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे? तो के सुंदरम। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो किस भाग के अंदर है? भाग 5 के अंदर। भाग 5 के अंदर है। ये आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम जो स्थापना की गई थी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, करेक्ट आंसर रहेगा ना, वो रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 1774 के अंदर पहली बार कोलकाता के अंदर इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो ये याद रखना, जो पहले बोला था वो गलत हो गया था, ये नहीं, इसका आंसर क्या रहेगा? 1773, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में तदर्थ में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो ये काम किसका है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की सहमति क्या इसके अंदर जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की अगर हम बात करें तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय ने किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या गण
पूर्ति नहीं होता। वर्तमान की अगर हम बात करें तो कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? 1+33। ठीक, 1+33। जब गठन होता है उस समय 1+7, 1950 के अंदर थी ये। ठीक, 1950। शुरुआत के अंदर कितने थे? 1+2, 3। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कितने साल? 10 वर्ष। 10 वर्ष। और न्यूनतम आयु कितनी होती है इनकी चुने जाने के लिए? तो न्यूनतम आयु इनके लिए कोई फिक्स नहीं की है। ठीक, न्यूनतम आयु कोई फिक्स नहीं की है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र की सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो कितनी अवधि तक? तो 65 वर्ष। कितनी अवधि तक? 65 वर्ष। ठीक, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। और बात करें हम, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचना कर सकता है। किसी भी राज्य में कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये इसका रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, ये इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो किसने काम किया था? एम हिदायतुल्ला। ठीक, एम हिदायतुल्ला। 2, 2, 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके पद पर कौन काम करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कहां पर वकालत कर सकते हैं? तो वो कहीं पर भी नहीं। तो जो 2 to 5 का करेक्ट आंसर रहेगा, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। भारत में न्यायपालिका है भाई। न्यायपालिका क्या है? भारत की स्वतंत्र है। बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों प्रस्तुत किए जाते भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक, अकॉर्डिंग आर्टिकल 71। ठीक, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण कार्य के अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो अर्थ है वो क्या रहेगा? 2 to 8 की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कानूनों की सांविधिक वैधता का पुनरीक्षण। कानूनों की सांविधिक वैधता क्या क्या हो गया? पुनरीक्षण। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनका वेतन किसके द्वारा आहरित होता है? तो किसके द्वारा आहरित होता है? ये 2 to 9 की अगर हम बात करें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि। और आकस्मिक निधि ये किसके हाथ के अंदर होती है? ये राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है? भारत की संसद के पास। 230 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? भारत की संसद। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? किसी न्यायालय में 4 वर्षों के लिए न्यायाधीश, ठीक, ये नहीं है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो वेतन कितना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। याद रखना कितनी होती है? 65 वर्ष। 65 वर्ष होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।
राष्ट्रपति के द्वारा कब हटाए जा सकते हैं? तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद। ठीक, महाभियोग प्रस्ताव होने के, पारित होने के बाद। 234 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? संसद में महाभियोग प्रस्तावित होने के बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कितने वर्ष होना चाहिए? 10 वर्ष। 10 वर्ष। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL पब्लिक लाया जाता है तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो कौन थे ये? PN भगवती। PN भगवती थी भाई, PN भगवती। 236 का जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा? PN भगवती। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उससे क्या तात्पर्य है? पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहता है? तो आर्टिकल कौन सा है? 129। आगे बात करते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार प्राप्त है वो किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में? तो वो कौन सा था? केशवानंद भारतीवाद, 1970। ठीक, और इसके अंदर 13 जजों की बेंच बैठती है जिसके अंदर 7-6 से फैसला आता है। ठीक, याद रखना ये। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अधिकार है वो? तो 241 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 134 को मिलाकर 132 को पढ़ना। ठीक, सी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय कराने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक, इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब परामर्श देता है? तभी जब वह परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो कौन बन सकता है? पहले तो ये था, लेकिन अब इसके अंदर क्या कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त कोई भी न्यायाधीश इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश इसका क्या बन सकता है? हेड बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो केशवानंद भारती वाद। ठीक, केशवानंद भारती वाद, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, याद रखना। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली जो महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक, फातिमा बीबी। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो क्या आते हैं दोनों की अधिकारिता के अंदर? 247 का जो करेक्ट आंसर रहेगा मूल अधिकार का संरक्षण। मूल अधिकार का संरक्षण इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? व्यय को जो नियंत्रित करने की शक्ति होती है वो किसके अंदर होती है? नियंत्रक उप महालेखक प्रेक्षक CAG। ठीक, CAG। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है
जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो कौन सा अधिकारी होता है? तो वो अधिकारी होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी किसके लिए मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो किसके लिए करता है ये? 250 के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो किसके लिए करता है ये? संघ तथा राज्य सरकार के लिए। संघ तथा राज्य सरकार के लिए ये काम करता है। आगे बात करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक, राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए होती है? तो ये कितनी अवधि के लिए होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो क्या पालन नहीं किया जाता? तो 253 के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ हानि सेवाओं की लेखा परीक्षा करना ये नहीं किया जाता। ठीक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो उसको पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जबकि हटाने का काम किसका है? संसद का है। आगे बात करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा कोई सदस्य नहीं होता? तो वह कौन सी होती है? एस्टीमेट कमेटी, प्राकलन समिति। लोक लेखा समिति के अंदर कितने होते हैं? 22 सदस्य, 15+7। ठीक, और इसके अंदर भी कितने होते हैं? 15+7। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक नेक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? 257 के करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्राकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। ठीक, याद रखना, केवल लोकसभा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को समीक्षा करने वाली समिति का क्या नाम है? तो वो कौन सी होती है? 259 का जो करेक्ट आंसर लोक लेखा समिति। ठीक, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी की अगर हम बात करें, भाई कौन सा सही बताना है इसके अंदर? 260 की अगर हम बात करें, 260 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 क्या दोनों है सही। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप की अगर हम बात करें तो कौन जाना जाता है? तो ये भारत का महान्यायवादी। ठीक, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों की अगर हम बात करें तो कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। ठीक, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील एडवोकेट जनरल, और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। ठीक, एडवोकेट जनरल। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो कौन करता है? राष्ट्रपति। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो ये किसके अधीनस्थ कार्य करता है? तो ये संभागायुक्त। ठीक, संभागायुक्त। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो कौन होते हैं? मंत्रिमंडलीय सचिव, कैबिनेट सचिव। ठीक, कैबिनेट सचिव जिसको हम बोलते हैं। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? 267 की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर 267 का? तो ऑप्शन नंबर सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ हानि लेखाओं का परीक्षण करना और उनके संबंध में क्या करना? प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों, ठीक है, संबोधन पर। ठीक, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर उसको हटाया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? तो कौन करता है? तो ये करती है संसद। राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव की अगर हम बात करें तो कौन राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य। कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है कितने वर्ष के लिए? तो 5। 271 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, कोई निश्चित अवधि के लिए नहीं। जब तक सरकार बहुमत में है तब तक तो सत्ता में है, अगर बहुमत चला गया तो सत्ता भी चली गई, तो कोई नियमित कार्यकाल नहीं होता। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 272। राज्यसभा धन विधेयक को निश्चित अवधि से अधिक समय तक नहीं रोक सकती। तो वो जो निश्चित अवधि है वो कितनी है? 14 दिन। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ है? इनमें से कौन सा है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ है? तो 274 के करेक्ट आंसर की बात हम करें तो कृष्णकांत। कौन नहीं हुए हैं? कृष्णकांत नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से। ठीक, अपने निर्वाचन की तारीख से। ठीक, 275 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, निर्वाचन की तारीख से नहीं, अपने पद ग्रहण की तारीख से। सॉरी, अपने पद ग्रहण की तारीख से दिखा नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। वैदिक युग से प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, जो कौन सी शासन प्रणाली थी? ये 276 की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सत्रावसान की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है 279 की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा करेंगे, कब करेंगे? 280 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की लिखित सलाह से। भारत में राज्य शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जो राज्य शक्ति है उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? जनता। ठीक, क्या है? जनता। आगे बात करते हैं, बस 10 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, आगे है जीरो बजट का अर्थ क्या है? जीरो बजट की अगर हम बात करें, जीरो बजट का जो अर्थ है वो क्या है? हर बार शून्य से बजट बनाना। ठीक, भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा दूसरे पूछ रहे, मैंने राष्ट्रपति देखा ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, मैंने सोचा राष्ट्रपति पूछ रहा है तो कौन होते? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बल्कि उपराष्ट्रपति पूछा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे है, निम्न में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो किसको है? महान्यायवादी। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे है, राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है? तो किसकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री को। ठीक, ये काम किसका है? राज्यपाल। भारतीय दंड संहिता की आजकल चर्चित धारा 120B है, जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध की अगर हम बात करें तो आपराधिक षड्यंत्र से। किससे है? आपराधिक षड्यंत्र से। संविधान में सुप्रीम कमांडर कहा गया है, किसको कहा गया है संविधान के अंदर सुप्रीम कमांडर? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो कौन सी अपनाई जाती है?
अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो फ्रेंड्स आज की क्लास थी ये। अगर आपकी पूरे कंटेंट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अपना चैनल है हिंदू जीएस क्लासेज के नाम से, हिंदू जीएस क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।